हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे प्लांट प्रोटेक्शन के अंतर्गत वीड। किसके बारे में बात करेंगे? वीड के बारे में बात करेंगे। वीड क्या होता है? तो किसानों द्वारा बोई गई फसल में मूंग की फसल के अलावा जो अन्य पौधे उगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि किसानों द्वारा बोई गई फसल में जो भी अवांछनीय रूप से पौधे उगाते हैं, जो किसान की दृष्टिकोण से उपयोगी नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। कहने का मतलब वे अवांछनीय पौधे जो कि किसानों को किसी भी तरीके से लाभ नहीं प्रदान करते और हमारी जो मुख्य फसल होती है, मुख्य फसल की उपज में गिरावट आ जाती है, कमी आ जाती है, क्वालिटी में हरासमेंट हो जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं खरपतवार से। ठीक है ना? कहने का मतलब जो किसान के लिए कोई भी लाभप्रद नहीं होता है और उनमें जो है क्वालिटी एंड प्योरिटी दोनों में गिरावट आ जाती है। फिर उसके बाद बात करते हैं इनके कुछ विशेषताएं होती हैं, विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो खरपतवारों के बीजों का अंकुरण जो है शीघ्रता से होता है, यानी कि जो आपकी मेन क्रॉप है, मेन क्रॉप में जर्मिनेशन जो होता है खरपतवार की अपेक्षा लेट होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि खरपतवारों में जो बीजों का अंकुरण होता है मेन क्रॉप की अपेक्षा शीघ्रता से होता है, जल्दी होता है और इनकी वनस्पतिक वृद्धि मेन क्रॉप की अपेक्षा तेजी से होती है। इनमें बीजों का उत्पादन अधिक संख्या में होता है। कहने का मतलब जो आप क्रॉप बोए हैं, कोई भी क्रॉप ले रहे हैं, उनसे बहुत ही कई गुना, लाख गुना संख्या में अधिक होता है। ये खरपतवार मुख्य फसल से बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा रखते हैं। खरपतवार में मुख्य फसल की अपेक्षा प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे रोग, कीट, सूखा जैसे क्षेत्रों में अधिक सहनशील होते हैं। यानी कि हमारी जो मुख्य फसल होती है वो रोग, कीट और सूखा जैसे क्षेत्रों से सहनशील नहीं होते, बट जो खरपतवार होते हैं वो उनके अंदर ये गुण पाया जाता है कि रोग एवं कीट और जैसे सूखा जैसे क्षेत्रों में उनसे सहनशील होते हैं, उनसे लड़ने के अंदर उनकी क्षमता होती है। मुख्य फसल की अपेक्षा खरपतवारों में जड़ों का विकास जो होता है शीघ्रता से होता है। हमारी जो क्रॉप होती है उसमें जड़ों का विकास बहुत धीरे होता है, बट जो खरपतवार होते हैं उनमें जो है प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक होती है कि जड़ों का विकास बड़ी तीव्रता से करते हैं। फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं खरपतवारों के वर्गीकरण की बात करते हैं। खरपतवारों के वर्गीकरण की बात करेंगे। कितने वर्गों में रखा गया है, कौन कौन से वर्गों में रखा गया है, किस किस आधार पर रखा गया है। तो सबसे पहला बिंदु है कि जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण किया गया है। तो जीवन चक्र के आधार पर देख लेते हैं। एक वर्षीय खरपतवार है, द्विवर्षीय खरपतवार है और बहुवर्षीय खरपतवार है। तो एक वर्षीय खरपतवार वो होता है जिसके अंकुरण से लेकर उसके फलों तक बनने की अवस्था, यानी कि मतलब उसका जो जीवन काल एक मौसम काल में कंप्लीट हो जाता है। कितने? एक मौसम काल में कंप्लीट हो जाता है, वो आपका एक वर्षीय खरपतवार होता है। द्विवर्षीय खरपतवार, द्विवर्षीय खरपतवार के अंतर्गत क्या होता है? पहले वर्ष तो उसकी वानस्पतिक वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष उसमें फलन की क्रियाएं होती हैं। बहुवर्षीय खरपतवार के अंतर्गत वे आते हैं जिनमें कि उनके अंकुरण और वेजिटेटिव ग्रोथ और पुष्पन फलन में 2 से अधिक सीजन का टाइम लगता है, वो बहुवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं पत्तियों के आधार पर जो है खरपतवार का वर्गीकरण किया गया है। किसके आधार पर? पत्तियों के आधार पर। तो पहला है चौड़ी पत्ती के आधार पर। पहला कौन सा है? चौड़ी पत्ती, यानी कि 2 वर्गों में किया गया, चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती। पत्तियों के आधार पर 2 वर्गों में किया गया है, चौड़ी पत्ती व सकरी पत्ती वाले खरपतवार। तो चौड़ी पत्ती वाले में जैसे कौन से आते हैं? आपका बथुआ हो गया, जैसे कौन सा हो गया आपका? बथुआ हो गया, मकोइया हो गया, चौलाई हो गया इत्यादि बहुत सारे हैं जो चौड़ी पत्ती वाले हैं। सकरी पत्ती के अंतर्गत कौन कौन से खरपतवार आते हैं? जैसे दूब हो गया, घास हो गया, मोथा हो गया और बहुत सारे हैं जो सकरी पत्ती के अंतर्गत आते हैं। वो सारे जो है खरपतवार होते हैं। ये पत्तियों के आधार पर हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं खरपतवारों के अपेक्षित स्थिति के आधार पर। खरपतवारों की अपेक्षित स्थिति के आधार पर जो है खरपतवारों का वर्गीकरण किया गया है। तो पहला कौन सा इसमें? एब्सोल्यूट वीड्स। एब्सोल्यूट वीड्स का मतलब जो है इसके अंतर्गत तीनों प्रकार के खरपतवार आते हैं। एक वर्षीय भी आता है, द्विवर्षीय भी आता है, बहुवर्षीय भी आता है। हमेशा कहने का मतलब फसलोत्पादन की एक ये प्रमुख समस्या होती है, कोई ना कोई खरपतवार होता ही रहता है। कोई भी क्रॉप लगाते हैं उसमें कोई ना कोई खरपतवार आ जाता है। तो जो कोई भी फसल लेते हैं उसमें कोई ना कोई खरपतवार आ जाता है, वो सब एब्सोल्यूट वीड्स के अंतर्गत आते हैं।
फिर दूसरा है रिलेटिव वीड्स। रिलेटिव वीड्स के अंतर्गत क्या है, जैसे कि रिलेटिव वीड्स का मतलब है जैसे गेहूँ में चना, यानी उसी सीजन का किसी अन्य क्रॉप में अन्य क्रॉप का पौधा आ जाना, जैसे गेहूँ में जौ, चना में सरसों आदि उगाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रगवीड। रगवीड क्या होता है, रगवीड का मतलब क्या है, फसल एक ही होगी, जैसे गेहूं की फसल है तो गेहूं की फसल की जैसे कोई एक वैरायटी लगाए हैं, जैसे आपने सोनालिका लगा दिया और सोनालिका में आपका आ गया कल्याण सोना का पौधा, तो वो आपका रगवीड कहलाता है। क्या कहलाता है, रगवीड कहलाता है। इससे क्या होता है, जो सीड की इम्प्योरिटी हो जाती है, कहने का मतलब सीड में जो जेनेटिक प्योरिटी होती है वो उसमें गिरावट आ जाती है, तो वो किसके कारण आती है, रगवीड के कारण आता है, क्योंकि आप बो रखे हैं कौन सा, सोनालिका बो रखे हैं और उसी में आगे कल्याण सोना का पौधा, तो जब पॉलिनेशन होता है तो इसके परागकण सोनालिका में जाते हैं और सोनालिका के इसमें आ जाते हैं, तो क्या हो जाता है, जेनेटिकली जो प्योरिटी होती है उसमें गिरावट आ जाती है। फिर उसके बाद बात करते हैं तने के गुणों के आधार पर। अगला कौन सा है, तने के आधार पर, तने के गुणों के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण किया गया। जैसे पहला है इरेक्ट वीड्स। कौन से हैं, इरेक्ट वीड्स। इरेक्ट वीड्स का मतलब क्या, सीधे बढ़ने वाले खरपतवार। सीधे बढ़ने वाले खरपतवार कौन से होते हैं, जैसे कि बथुआ हो गया, जंगली चौलाई हो गई, आपकी कृष्ण नील हो गई, ये सब आपके इरेक्ट वीड्स के अंतर्गत आते हैं। फिर प्रोस्टेट वीड्स हो गया। दूसरा कौन सा है, प्रोस्टेट वीड्स, कहने का मतलब जो फैल कर चलते हैं, भूमि पर फैल कर चलते हैं, ठीक है, जिनके तने क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं, वही फैल कर चलते हैं। इसके अंतर्गत कौन आता है, जैसे गोखरू हो गया, चीकड़वाड़ा हो गया, पत्थरचटा हो गया, ये सब जो है फैल कर चलने वाले वीड्स हैं। फिर उसके बाद टेलरिंग वीड्स। टेलरिंग वीड्स के अंतर्गत क्या होते हैं, इनके भी तने जो हैं कमज़ोर होते हैं, लेकिन ये जो है सहारे की ज़रूरत होती है, इनमें किसकी ज़रूरत होती है, सहारे की ज़रूरत होती है, तो ये पेड़ में लिपट कर चढ़ते हैं, जैसे चटरी मटरी हो गई, हिरनखुरी हो गई, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, टेलरिंग। फिर एक है क्लाइंबिंग वीड्स। क्लाइंबिंग वीड्स को भी तने की यानी सहारे की ज़रूरत होती है, ये भी जो है लिपट कर चढ़ते हैं, जैसे कंदूरी हो गई, जैसे क्या हो गई, कंदूरी हो गई, ठीक। ये कुछ थे इनके खरपतवारों को वर्गीकरण था, पत्तियों के आधार पर, अपेक्षित स्थिति के आधार पर, तने के गुणों के आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर था। फिर उसके बाद बात करते हैं हम खरपतवारों से क्या लाभ है और क्या हानियाँ हैं। लाभ क्या क्या है, खरपतवार को हरी खाद के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, जैसे हमारे खेत में खरपतवार बहुत अधिक है तो उसकी जुताई करके उसी में चढ़ा देते हैं। मृदा क्षरण को रोकते हैं, खरपतवार उग जाते हैं तो बारिश के समय जो है मृदा का क्षरण कम होता है। पशु चारे के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं और सजावट के रूप में प्रयोग करते हैं। ये सारे लाभ थे, इस रूप से हम प्रयोग में ले सकते हैं खरपतवारों को। फिर उसके बाद उत्पादन में गिरावट हो जाती है, ये क्या है। फिर उसके बाद हानि की बात कर लेते हैं। हानि क्या होती है, अगर हमारे फील्ड में अगर खरपतवार हो जाता है तो उत्पादन में गिरावट आ जाती है। दूसरी बात, फसलों की गुणवत्ता में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तीसरी बात, उत्पादन में लागत बढ़ जाती है। जब हमारे खेत में खरपतवार हो जाएगा, हमारी जो फसल बोए उसमें अगर खरपतवार है तो उसमें निराई गुड़ाई करवानी पड़ेगी। जब निराई गुड़ाई करवाना पड़ेगा तो मजदूर की ज़रूरत होगी। मजदूर की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कहने का मतलब स्वाभाविक सी बात उसको श्रम देना पड़ेगा। उसके अलावा अगर जैसे श्रम नहीं दे रहे हैं तो हम दवाओं का प्रयोग करेंगे, रसायनों का प्रयोग करेंगे, तो रसायनों में भी पैसे मुद्रा की आवश्यकता होगी, तो इसलिए उत्पादन में लागत की बढ़ोतरी हो जाती है, उत्पादन में लागत बढ़ जाती है। फिर उसके आगे बात करते हैं, खरपतवारों के कारण मनुष्यों में, पशुओं में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। बहुत से ऐसे खरपतवारों से रोग होते हैं जो एलर्जिक रोग होते हैं, या खाने के बाद जो है पशु खा लेते हैं तो उनमें कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। खरपतवारों के द्वारा यानी खरपतवारों को चारे के रूप में, प्रचार्य नहीं होगा यहाँ पर, खरपतवारों को जो चारे के रूप में प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, इससे प्राप्त दूध और मांस की गुणवत्ता पर भी खूब प्रभाव पड़ता है। दूध में स्मेल आने लगती है, मांस जो है अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल पाता, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी हानियाँ पाई जाती हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं, इसमें नियंत्रण की बात कर लेते हैं। खरपतवार नियंत्रण, नियंत्रण कितने तरीके से किया जाता है, तो खरपतवार नियंत्रण को निम्न भागों में व्यक्त किया गया है, ठीक है। कितने भागों, निम्न भागों में कौन कौन से, वो देखते हैं हम कौन कौन से भागों में बांटा गया, कौन कौन से, और यानी कि किन किन के द्वारा जो है खरपतवारों का नियंत्रण किया जा सकता है। बात हमको ये करनी है किस तरीके से हम नियंत्रण करते हैं। तो मुख्यतः 2-3 तरीके हैं जिनके द्वारा हम खरपतवार का नियंत्रण करते हैं। जैसे आपका सुरक्षात्मक उपाय है,
क्या होता है सुरक्षात्मक उपाय में क्या होता है, खरपतवारों को नए क्षेत्रों में फैलने से रोकना ही क्या कहलाता है, सुरक्षात्मक उपाय। यानी मतलब कोई नया क्षेत्र है, वहाँ पर जैसे दिखाई पड़ा कुछ बहुत खरपतवार फैलना शुरू हुआ है, तो उसको रोकना ही क्या कहलाता है, सुरक्षात्मक उपाय कहलाता है। फिर समूल नष्ट करना, तो जब किसी क्षेत्र में खरपतवार पूरी तरह फैल गया हो तो उसे पूर्ण रूप से नष्ट कर देना समूल नष्ट विधि कहलाता है। यानी मतलब जहाँ पर खरपतवार फैला है उसको एक तरफ से जो है ख़त्म कर देना, यानी उसका उन्मूलन कर देना, ये क्या कहलाता है, समूल नष्ट विधि कहलाती है। फिर नियंत्रण उपाय, इसके अंतर्गत क्या होता है, खरपतवारों को पूर्ण रूप से नष्ट नहीं किया जाता है बल्कि आवश्यकता अनुसार या विभिन्न क्रियाओं के द्वारा नष्ट किया जाता है। यानी मतलब पूर्ण रूप से नष्ट नहीं करते बल्कि विभिन्न क्रियाओं के द्वारा, कौन कौन सी क्रियाएं हैं वो हम देखते हैं। जैसे यांत्रिक विधि के द्वारा करते हैं, कृषि विधियों के द्वारा किया जाता है, जैविक विधियों के द्वारा किया जाता है, फिर रासायनिक विधियों के द्वारा किया जाता है। ये 3-4 विधियां हैं जिनके द्वारा हम खरपतवार का नियंत्रण करते हैं आवश्यकता अनुसार। फिर उसके आगे बात करेंगे हम, पहला कौन सा था आपका, यांत्रिक विधियाँ। पहला कौन सा है आपका, यांत्रिक विधियाँ। तो यांत्रिक विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यांत्रिक विधियों में क्या होता है, पहला तो है इसमें भू परिष्करण। यांत्रिक विधियों के अंतर्गत कौन सा है, पहला है भू परिष्करण। भू परिष्करण में क्या होता है, खरपतवारों की रोकथाम के लिए बहुत ही उपयोगी विधि है टिलेज। क्या, टिलेज जो है खरपतवारों की रोकथाम के लिए बहुत ही अच्छी विधि है। ठीक है, इससे क्या होता है, भू परिष्करण करने से क्या होता है, खरपतवार उखड़ जाते हैं और सूखकर नष्ट हो जाते हैं, सीधी सी बात है। ये अधिकतर जो है 1 वर्षीय खरपतवार के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर दूसरा बिंदु है मोवर का प्रयोग। मोवर का प्रयोग क्या होता है, जैसे इस विधि का प्रयोग ऐसे क्षेत्र में करते हैं जहाँ पर भूमि बंजर पड़ी हो, चारागाह हो, ठीक है, वहाँ पर जो है मोवर का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि रेल की पटरियाँ हो गई या राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे हो गए, इन सब के किनारे जो भी खरपतवार होते हैं, ठीक है, वहाँ पर मोवर का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद अगला है हाथ द्वारा उखाड़ना। हाथ द्वारा उखाड़ना, हैंड पिलिंग जिसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है हाथ द्वारा उखाड़ने में, इसमें एक एक पौधे को, खरपतवार के एक एक पौधे को उखाड़ा जाता है। हाथ द्वारा उखाड़ने में क्या करते हैं, खरपतवार के एक एक पौधों को उखाड़ कर बाहर करता है। इसमें बहुत अधिक खर्चीली विधि है, समय भी बहुत लगता है, ठीक है, तो ज़्यादा पॉपुलर विधि नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत क्षेत्र में किया जा सकता है। फिर अगला है हाथ द्वारा गुड़ाई करना, यानी कि हैंड होइंग। इस विधि में क्या होता है, खरपतवारों को नष्ट करने के लिए हाथ से चलाने वाले यंत्र, जैसे आपका खुरपी हो गया या फावड़ा हो गया या हैंड हो गया, इन सब के माध्यम से हम खरपतवार को उसके माध्यम से, यंत्रों के माध्यम से निकाल कर बाहर कर देते हैं। फिर अगला है पानी भरना, फ्लडिंग। इससे क्या होता है कि हम भूमि में मेड़ बना देते हैं और मेड़ बनाने के बाद उसमें पानी भर देते हैं। अधिकतर गर्मी के सीजन में करते हैं। फील्ड को छोटे छोटे खंडों में बांट देते हैं और उसको मेड़बंदी कर देते हैं और उसमें जल भर देते हैं। जब जल भर देते हैं तो क्या होता है, खरपतवार डूब जाते हैं। जब डूब जाते हैं तो उसमें प्रकाश और वायु का अभाव हो जाता है। तो इन जब दोनों ये दोनों जब परिस्थितियाँ क्रिएट हो जाती हैं, यानी कि प्रकाश नहीं मिलता उनको और वायु नहीं मिलती है, तो भोजन नहीं बना पाते और उसी में क्या होते हैं, वो मर जाते हैं। फिर जलाना है, अगला कौन सा है, जलाना है। इस विधि में क्या होता है, जो भी खरपतवार उगे होते हैं, ये अधिकतर जो है जलाना क्रिया जो है अधिकतर बंजर जैसी भूमि होती है उनमें उपयोग किया जाता है। होता क्या है इसमें, उन जो खरपतवार होते हैं उनमें आग लगाकर नष्ट कर दिया जाता है। आग लगाने से सारा पौधा जल जाता है। क्या होता है उससे, सारे पौधे जल जाते हैं। इस तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। फिर अगला है पलवार फैलाकर। क्या फैलाकर, पलवार, जैसे पलवार बिछा देंगे, जहाँ खरपतवार है वहाँ पर पलवार बिछा देंगे, होगा क्या, उसमें प्रकाश नहीं जाएगा, वायु नहीं जाएगी, तो क्या होगा, पौधे अपना भोजन बना नहीं पाएंगे। जब पौधे अपना भोजन ही नहीं बना पाएंगे, ऑटोमेटिक खरपतवार हमारे मर जाएंगे। फिर उसके बाद कौन सा मेथड है आपका,
अगला मेथड है कृषि विधियाँ यानी कल्चरल मेथड। क्या है? फसलों का चयन करके है। तो फसलों का चयन करके इससे क्या तात्पर्य, क्या समझते हैं आप लोग? देखते हैं। फसलों के चयन के अंतर्गत यानी कि जिन खेतों में क्या होता है, जिन खेतों में खरपतवारों का अधिक प्रकोप होता है, ठीक है ना, उनमें जो है प्रतियोगी फसलें, कहने का तात्पर्य यह है कि जिन खेतों में यानी कि प्रकोप अधिक होता है उसमें प्रतियोगी फसलें लगानी चाहिए। जब प्रतियोगी फसलें लगा देते हैं तो खरपतवार जो है उनका अभाव हो जाता है, यानी उनकी जब फसलें उगते हैं तो उनको जो है जल, प्रकाश, वायु ये सब नहीं मिल पाते। जब प्रतियोगी फसलें लगाते हैं, जैसे प्रतियोगी फसलें जैसे सनाई हो गया, ज्वार हो गया, ऐसी फसलें लगा दी जाती है तो खरपतवार दब जाते हैं और हमारी जो प्रतियोगी फसलें लगाए हैं उनका ग्रोथ हो जाता है। ठीक है, तो जिसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, पौधों की बढ़वार एवं वृद्धि रुक जाती है, तो धीरे धीरे वो क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अगला क्या है? फसल की किस्में। अगला क्या है? फसल की किस्में। इसके द्वारा कैसे खरपतवार को नियंत्रण किया जा सकता है? प्रत्येक फसल में या कोई भी फसल है, कुछ ऐसी किस्में होती हैं, कुछ ऐसी किस्में होती हैं जिसमें कि फसलों की किस्मों की अपेक्षा अधिक वानस्पतिक वृद्धि करती हैं। जो वानस्पतिक कुछ ऐसी किस्में होती हैं, हर फसल में कोई ना कोई ऐसी किस्म होती है जिसमें वानस्पतिक वृद्धि अधिक होती है खरपतवारों की अपेक्षा। तो ऐसी किस्मों का चयन करना चाहिए। फिर उसके बाद खादों का उपयोग। खादों का उपयोग का मतलब कि ऐसे खरपतवार वो सॉरी ऐसे खादों का प्रयोग करना चाहिए जिनमें कि कहने का मतलब कुल मिला के ऐसे अम्लीय पदार्थ उत्पन्न हो जाएं। जैसे कंपोस्ट वगैरह बनाते हैं तो उसमें ऐसे अम्लीय पदार्थ उत्पन्न हो जाए जो कि हमारे खरपतवारों को नष्ट कर दे, उनको अंकुरित होने में बाधक हों। उसके बाद फसल चक्र। फसल चक्र के अंतर्गत क्या होता है? खरपतवारों से बचने के लिए हम फसल चक्र को अपनाते हैं। जैसे धान है, फिर बरसीम है, इस फसल चक्र को अपना लिया गया तो इससे क्या होता है कि खरपतवार जो जगते हैं एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा, जैसे कुछ होते हैं ना प्रतियोगी फसलें होती हैं, तो ऑटोमेटिक डाउन हो जाते हैं हमारे खरपतवार। और जब हम अदल बदल कर फसलों को बोते हैं तो जो खरपतवारों की सघनता है वो कम हो जाती है। फिर अगला है फसल बोने की विधि। फसल बोने की विधि एक चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। फसल बोने से पहले हम ये जान लें हमारे खेत में, हमारी फील्ड में खरपतवार का क्या रेशियो है, किस प्रकार उगे हैं, कम मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में है, तो उनको उसी प्रकार से जो है हमें फसल को लेनी चाहिए। तो पहले उसका नियंत्रण कर लिया जाए, जुताई करके छोड़ दिया जाए, सूख जाए, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद जो है उसमें बुआई की जाए। फिर उसके बाद समय पर भू परिष्करण करते रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर भू परिष्करण बराबर करते रहेंगे तो जो भी खरपतवार उगेंगे जुताई के उपरांत वो सूख कर मर जाएंगे। बीज की मात्रा एवं दूरी, ये भी डिपेंड करता है बीज की दूरी। और कहने का मतलब कि जिनकी पंक्तियाँ समीप होंगी उतनी ही फसल छायादार रहेगी, और जिसके कारण प्रकाश भूमि पर नहीं पहुंचेगा तो नए खरपतवार जम नहीं पाएंगे। कहने का मतलब जो स्पेसिंग होती है उनका विशेष ध्यान दिया जाता है और सीड ड्रिल का विशेष ध्यान दिया जाता है। कहने का मतलब पौधे अगर नज़दीक रहेंगे, कहने का मतलब जो भी रेशियो होता है, जो भी स्पेसिंग होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो भूमि पर जब प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो नए खरपतवारों का जो है जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी चीज़ को किसी भी सीड को जर्मिनेट होने के लिए सारी अनुकूल दशाएं होनी चाहिए। अगर कोई भी एक अनुकूल दशा नहीं होगी तो बीज जो है अंकुरित नहीं होगा। क्लियर। फिर उसके बाद बात करते हैं अगली विधि की, जैविक विधि। कौन सी विधि है? जैविक विधि है। कौन सी विधि है? जैविक विधि। इसके अंतर्गत क्या होता है? इस विधि के द्वारा खरपतवारों को पूर्ण रूप से करना नहीं है, यानी कि खरपतवारों को पूर्ण रूप से क्या नहीं करना है, नष्ट नहीं करना है, बल्कि पूर्ण रूप से नष्ट, यहाँ पर लिखे नष्ट नहीं करना है, बल्कि उनके पौधों की संख्या के कीट जीवाणुओं पौधों रोगों को इतना घटा देते हैं
कि उनमें प्रतिकूल प्रभाव बहुत कम पड़ता है। कहने का तात्पर्य ये है, बायोलॉजिकल मेथड से ये हम जानेंगे कि जो पौधों की संख्या है, ठीक है ना, कीटाणु और रोगों के द्वारा इतना घटा देते हैं कि उनमें प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें जो पौधे होते हैं, ठीक है, और जो कीट होते हैं, उनसे संबंध रखा गया है। कीट जो है, कीटों के द्वारा जो है पौधों की संख्या को घटाया जाता है। सीधा तात्पर्य ये है कि कीटों के माध्यम से जो हमारे खरपतवार वाले पौधे हैं उनको कम कर दिया जाता है। तो कुछ बातें मुख्य ध्यान देनी पड़ती हैं बायोलॉजिकल मेथड में, जैसे कीट के शत्रु कम से कम हो, कम से कम हो, काम नहीं, यहाँ कम से कम होने चाहिए, ठीक है, कम से कम हो, और जो भी कीट हो उनमें प्रजनन की गति अत्यंत तीव्र हो। फिर अगला है, कीट खरपतवार को समाप्त करने पर दूसरी, जब हम कीट खरपतवार यानी कीट के द्वारा खरपतवार खत्म हो जाएगा तो स्वाभाविक बात दूसरी फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आगे कौन सा मेथड है। जैसे कि अगला मेथड हमने पढ़ा था, उसमें है अगला रासायनिक मेथड। रासायनिक मेथड में अभी हम बात करेंगे उनके रसायनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जो हर्बिसाइड है उसका क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, और कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, कौन कौन सी दवाएं प्रयोग करते हैं, कौन कौन सी नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।